Good evening, everybody. Okay, but in the previous class we had talked about separation of mixtures जो हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. Is there any doubt from the last class? ओके, ऑलराइट. तो बच्चे हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इस चैप्टर का दैट वाज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन व्हेनेवर यू हैव टू लिक्विड मिक्सचर्स. जब आपके पास ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है. सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन वी विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, तो ये हमने जो प्रोसेस है ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो बच्चे टुडे विल बी गोइंग अहेड, विल बी टॉकिंग अबाउट कमर्शियल एप्लीकेशन. हम इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे यूज करते हैं. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट इज यूज्ड इन रिफाइनरीज. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम रिफाइनरीज में यूज करते हैं पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए. ये बच्चे आपने लास्ट ईयर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में भी पढ़ा होगा. डिफरेंट कंपोनेंट्स आर नोन एज फ्रैक्शंस. अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट दे आर सेपरेटेड. पर बच्चे इसकी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो आपके क्लास के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है दैट इज सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर. ऑलराइट, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट एयर की जब हम बात करते हैं, air is a mixture of gases. Okay, can you say it is a homogeneous mixture? क्या हम कह सकते हैं कि air homogeneous mixture है? What do you think? Can we say it is a homogeneous mixture? Yes, we can say. क्योंकि बच्चे आपको कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई देते. एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जो मिक्स्ड हैं. सो एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर. All right, air is a homogeneous mixture of many gases. Air is a homogeneous mixture. Air is a homogeneous mixture of gases. ओके, अब बच्चे इसके अंदर मेजर गैसेस कौन सी हैं? द मेजर गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. द मेजर गैसेस आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, नाइट्रोजन की बच्चे कितनी कॉम्पोजिशन होती है? How much composition nitrogen has in air? About 78%. Okay. The major gases are nitrogen, which is 78%. Okay, 78% nitrogen है. All right. And oxygen कितनी है? Oxygen is the second most abundant gas. And oxygen that is about 21%. अब अच्छा what is interesting is अगर आप इन दोनों परसेंटेजेस को टोटल करो तो it comes out to nearly 1%. 1% के आसपास आ जाता, सॉरी 99% के आसपास आता है. और रिमेनिंग जो 1% है उसमें सारी और गैसेस आती हैं. अब एयर के अंदर बच्चे बहुत सारी गैसेस हैं अलग अलग. आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2, NO2 एंड सो ऑन. जस्ट इमेजिन कि वो जो 1% है उसमें ये सारी गैसेस हैं और हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है. यू जस्ट इमेजिन कि उस 1% की वेरिएशन में अगर कोई गैस थोड़ी बहुत बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है.
ओके, अब इसके अंदर बचे बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन अलग कर लें, ऑक्सीजन अलग कर लें, देन इट ऑल्सो हैज आर्गन, CO2 विच इज यूज्ड एज ड्राई आइस। उनको अगर हम सेपरेट कर लें तो दे कैन बी ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। बट प्रॉब्लम इज कि इनको अलग कैसे करेंगे। तो बच्चे इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? विल बी यूजिंग एंड रेस्ट ओके। तो इनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। इसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पर बच्चे यहां एक क्वेश्चन ये है कि इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे हम करेंगे? इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कैसे करेंगे? तो बच्चे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एयर को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड बच्चे इफ यू हैव टू कन्वर्ट एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, व्हाट यू विल हैव टू डू? आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ लिक्विफैक्शन। आपको कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? लिक्विफैक्शन। अब अच्छा, लिक्विफैक्शन करने के लिए आपको क्या करना है? यू विल हैव टू फर्स्ट कूल डाउन द एयर। एयर को आप ठंडा करोगे, उसके बाद उसको क्या करना है? अंडर वेरी हाई प्रेशर उसको आप कंप्रेस करोगे। ऑलराइट, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हमें क्या करना है? यू हैव टू टेक मिक्सचर ऑफ गैसेस, you will first cool them down and compress them under very high pressure. As a result, what is going to happen? Air is going to get converted into liquid air. All right, वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद इस लिक्विड एयर को हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालेंगे एंड वी विल गेट सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। सो सबसे पहले बच्चे हम इसका जो सेटअप है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस द सेटअप। एक जनरल जो प्रोसेस है क्या है? हमें क्या करना है? वी विल फर्स्ट कंप्रेस द एयर, अप्लाई हाई प्रेशर एंड देन कूल इट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बच्चे दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफैक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? liquefaction. Once you get the liquid air, where will you pass it? You will pass it into fractionating column, and in the fractionating column, according to their boiling points, you will get the major gases: oxygen, argon, and nitrogen. So bacha, this is a simple flow chart which is indicating the separation of different components. इसका setup देख लेते हैं एक बार। This setup is also given in the NCERT book. Okay, all right. तो बच्चे ये सेटअप है दैट वी यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। सबसे पहले अगर आप बच्चे ध्यान से देखोगे, वी हैव अ फिल्टर हियर। यहां एक फिल्टर है। अब बच्चे व्हेनेवर यू आर कैरिंग आउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या आपको लिक्विफैक्शन करना है, सबसे पहले आपको एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स का तो कोई रोल नहीं है यहाँ, हमें वो तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे? वी विल पास इट थ्रू अ फिल्टर। आप क्या करोगे? उसको फिल्टर के थ्रू पास करोगे एंड ऑन पासिंग थ्रू द फिल्टर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द डस्ट पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी सेपरेटेड। ऑलराइट, उसके बाद उस एयर को किधर पास करना है? यू विल पास इट इनटू द एयर कंप्रेसर। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको कंप्रेसर के अंदर क्या करोगे? पास करोगे। ऑलराइट बच्चे, व्हेन यू पास इट अंडर हाई प्रेशर, जब आप उसे कंप्रेसर चैम्बर में डालोगे तो बच्चे यहां क्या होगा? आप हाई प्रेशर के अंदर एयर को क्या कर रहे हो? फोर्स कर रहे हो पार्टिकल्स को पास आने के लिए। तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हेन यू विल कंप्रेस द एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, व्हेन यू कंप्रेस द एयर, एयर क्या हो जाएगी? गर्म होगी ऑन कंप्रेशन। ऑलराइट, अब यहां आपको फिर क्या करना है? यू विल हैव टू पास इट इनटू द कूलिंग चैम्बर एंड देन कूल इट डाउन। हाँ जी रितंजय। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर लेकिन जब पार्टिकल्स
प्रोड्यूस होते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है ना, हाँ तो लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स पास आने पर गर्म कैसे होगी? बच्चे क्या एयर के पार्टिकल्स नेचुरली एक दूसरे से दूर हैं कि आप उन्हें फोर्स कर रहे हो पास आने के लिए? सर फोर्स, क्या कर रहे हो? सपोर्ट लगा रहे हैं। फोर्स कर रहे हो ना। तो जब आप उन्हें फोर्स करोगे कुछ अलग करने के लिए तो फिर तो हीट रिलीज होनी है। तो फिर ओके। सर जो पार्टिकल्स तो हो रहे हैं, तो सर उसे जो कोल्ड और हॉट हॉट जो प्रेशर लगा रहे हैं वो दोनों कैंसिल देखो होकर रितंजय रितंजय, एक मिनट, जस्ट मोमेंट, प्लीज रिमेंबर वन थिंग। अगर आप कभी भी किसी भी गैस को प्रेशर के अंडर कंप्रेस करोगे ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। यस सर। ठीक है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इफ यू कंप्रेस अ गैस टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। क्लियर? यहां क्या होगा अगर आप एयर पे प्रेशर इंक्रीज करोगे? सो यू नीड टू रिमेंबर वेन एवर यू आर कंप्रेसिंग अ गैस, अगर आप एयर को कंप्रेस करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अंडर कंप्रेशन टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। तो देखो यहां लिखा हुआ है ना हॉट एयर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। अब अच्छा व्हेन यू पास दिस इनटू अ कूलिंग चेंबर, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे नीचे से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर क्या करेगा? इस हॉट एयर से टेम्परेचर को क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। प्रेशर भी आपने लगा दिया, टेम्परेचर जो बड़ा था उसको भी ठंडा कर दिया। व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन? बच्चे दिस कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, जब आप इसको फर्दर डालोगे टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले जब इस ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर सेपरेटर में आएगी तो सबसे पहले कौन सी चीज अलग होगी? दैट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, दैट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सॉलिड CO2। एंड बच्चे वंस दिस इज सेपरेटिंग, ये कौन सा टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है? इट इज सेपरेटिंग एट -78 डिग्री सेल्सियस। जीरो से कितना नीचे टेम्परेचर चला गया है? -78। ऑल राइट। तो सबसे पहले सॉलिड CO2 सेपरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस के फॉर्म में ये सबसे पहले सेपरेट हो रहा है। ओके, अभी भी हमें क्या करना है? इसको फर्दर कूल डाउन करना है। कूल डाउन करते जाओगे आपको लिक्विड एयर किस टेम्परेचर पे मिलेगी? बच्चे अगर हम नाइट्रोजन का टेम्परेचर देखें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, इधर देखो, -196, ऑर्गन इज -186, ऑक्सीजन इज -183। तो सबसे कम टेम्परेचर नाइट्रोजन का है बॉइलिंग पॉइंट में, -196। तो हम ये मान के चल रहे हैं बच्चे लिक्विड एयर आपको कहां मिलेगी? एट अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर तक आपको क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। यू विल गेट दिस, यू विल गेट इट एज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एयर। वंस यू गेट दिस लिक्विड एयर देन व्हाट यू हैव टू डू? फिर आपको क्या करना है? यू विल देन पास इट इनटू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर इट विल ग्रेजुअली वार्म अप। तो सबसे पहले बचे -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन गैस मिलेगी। -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगी? नाइट्रोजन गैस। टेम्परेचर गर्म होता जाएगा तो -186 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगी? -186 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिलेगा? आर्गन। ऑलराइट। उसके बाद और गर्म होगा टेम्परेचर, यू विल गेट -183 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन, O2। ओके, तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे आप तो सबसे पहले आपको लिक्विड नाइट्रोजन मिलेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तब -186 पे आर्गन मिलेगा, -183 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ओके, पर देखो बच्चे यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिक्विड ऑक्सीजन। अगर हम इसको ठंडा ही रखें अंडर हाई प्रेशर तो यू कैन देन ट्रांसपोर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। अभी जब कोविड का सेकेंड वेव आई थी तो लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही थी, मेडिकल ऑक्सीजन।
तो लिक्विड फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट कर पाना इजी है, बिकॉज इट विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस. So if you can keep this temperature of minus 183 degrees Celsius under high pressure, so what is going to happen? You can then transport it in the form of liquid oxygen. Okay? Otherwise, अगर इससे नीचे आ गया, सॉरी, इससे ज्यादा गर्म होगी गैस, लिक्विड इससे ज्यादा गर्म हो गया लिक्विड ऑक्सीजन, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू गैस. आपको ये किस फॉर्म में मिलेगी? गैस की फॉर्म में मिलेगी. ठीक है? इज इट क्लियर? देखो ऑब्वियसली बच्चे, क्या लिक्विड ऑक्सीजन को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं. टेम्परेचर को ठंडा करते जाओ. बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज -183. मतलब यहां आपको लिक्विड ऑक्सीजन मिल गई, उसको फर्दर ठंडा करो, मिल जाएगी सॉलिड ऑक्सीजन, पर वो टेम्परेचर और भी ठंडा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे मिल जाएगी. ओके? हाँ जी, अभी सुचिता. सर गुड इवनिंग बेटा. सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जैसे यहाँ पे सर क्वेश्चन था कि सर जो हमने सर जो हॉट एयर को सर हमने फ्रीज वाटर से सर उसका मतलब ही तो वाटर बन जाना चाहिए ना. क्या करना है हमें? सर हमारे से जब हमने अंडर प्रेशर में डाला तो सर उससे हॉट एयर निकला और सर हमने उसको सर फ्रीजिंग कॉलम में भेज दिया, तो सर उससे तो फिर जो हम बाहर निकल रहे हैं तो सर वो कोल्ड कंप्रेस एयर निकल रहा है, लेकिन सर वहां से तो सर बाहर हमें वाटर निकलना चाहिए. वाटर कहाँ से आएगा बेटा? सर जो What? उसका लिक्विड फॉर्म है सर एक वो सर लिक्विड सर वो निकलना चाहिए क्योंकि सर एक मिनट अभी सुचिता जस्ट अ मोमेंट, आई गॉट योर पॉइंट. बच्चे, जब हम फिल्टरिंग करते हैं ना एयर की, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं, ओके, तो उधर क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर है वो भी अलग हो जाएगा. फिल्टरिंग में डस्ट पार्टिकल्स के साथ वाटर वेपर भी अलग हो रहा है, उसमें वाटर नहीं होगा. और ये जो एयर अंडर प्रेशर जा रही है, ये कंप्रेस जब हो रही है, तो यू कैन से इट इज आफ्टर फिल्टरिंग, तो उसमें वाटर वेपर भी हट चुका है. क्लियर? यस सर. ठीक है ना? तो आप कह सकते हो कि फिल्टरिंग के अंदर हम वाटर वेपर भी रिमूव कर रहे हैं. ठीक है? ओके सर. ऑलराइट. तो आपने ऐसे नहीं सोचना कि जब यहाँ हॉट एयर आगे जाएगी तो मुझे यहाँ वाटर भी मिलेगा. नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा वाटर. ठीक है? हाँ जी रितिन जी. सर अगर एयर में पैथोजेंस हो या फिर कंटेमिनेटेड हो तो क्या जितने भी गैसेस निकलेंगे वो सारे भी कंटेमिनेटेड होंगे? ऑब्वियस है. अगर आप डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर ही नहीं करोगे तो वहां लिक्विड वो जो गैसेस होंगी उसके अंदर भी वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. सर वो पैथोजेंस फिल्टर से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? देखो बच्चे, आप ये सोचो कि टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया है. -196. और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, है ना. पर बच्चे, जब इतने हाई प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, डू यू थिंक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पाएंगे? सर व्हाट अबाउट वायरस? देखो बच्चे, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आंसर नहीं कर सकते. अगर हम बोले व्हाट अबाउट वायरस, व्हाट अबाउट बैक्टीरिया, तो बच्चे फिर तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो वोल्केनिक वेंट के अंदर भी रहते हैं. यस सर. है ना. तो यहां हम कह रहे हैं बेसिक सेपरेशन. बेसिक सेपरेशन कह रहे हैं. और वैसे भी बच्चे, वायरस को तो फिल्टर करके रिमूव नहीं किया जा सकता. कैन यू डू यू थिंक वायरसेस कैन बी फिल्टर्ड? वायरसेस आर वेरी स्मॉल इन साइज. यहाँ तो नॉर्मल फिल्टरिंग हो रही है. ठीक है ना. नॉर्मल फिल्टरिंग हो रही है. और नॉर्मल फिल्टरिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर हम रिमूव कर लेंगे, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव कर लेंगे. अगर आप इसमें इसको वॉशिंग चेंबर में डाल लो तो इसमें NO2 SO2 रिमूव हो सकती है. दैट कैन हैपन. ठीक है ना. पर बच्चे, अगर हम कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फिल्टर करने हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल. पर इतनी हाई टेम्परेचर पे जब ले गए, उसके बाद उसको इतना ठंडा कर देंगे, तो बच्चे मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर ही जाएंगे. वो नहीं सरवाइव कर सकते ऐसी कंडीशन. ओके. हाँ जी, अभी सुचिता.
सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि सर जो हमारा जो एयर निकल रहा है सर, हमारा जो कोल्ड वाटर जहाँ पे सर कॉलम में आ रहा है, तो उससे सर जो हमारे एयर बाहर निकल रहा है, तो सर वो कोल्ड एयर अभी भी सर वो एयर के फॉर्म में ही है सर, वो मतलब अपने लिक्विड के फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमने प्रेशर से सर उसके मॉलिक्यूल्स को पास में लिया है, और सर जो हमने उसका जो सर मतलब जो उसका हॉटनेस है वो भी सर जो कोल्ड वाटर ने सर अब्सॉर्ब कर लिया, तो सर वो तो फिर तो सर लिक्विड हो जाना चाहिए था। फिर सुचिता देखो, ये जो डायग्राम दिया है ना, यू कैन नॉट से कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेटअप शो कर रहा है। इट इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, ये आपको समझाने के लिए कि प्रोसेस कैसे चल रहा है। देखो बच्चे, ये जो कोल्ड, आप जब ये कंप्रेस्ड एयर है, बहुत आपने इसको कंप्रेस कर दिया, प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, आप इसको ठंडा कर रहे हो। आप यहां देख रहे हो कि यहां क्या है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है। इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग, इट इज स्टिल बीइंग, इसको अभी भी हम ठंडा कर रहे हैं, इसको हम अभी भी क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो -78 डिग्री सेल्सियस पे जाके तो यहां देखो CO2 निकल गई। तो अगर मुझे इसको फर्दर आगे लिक्विड एयर में लेके जाना है, जो मेरा फर्स्ट फ्रैक्शन निकलेगा वो है लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चे मैं ये कैसे सोच सकता हूं कि -196 तक मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा और मुझे लिक्विड नाइट्रोजन मिल जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं। क्लियर? ये तो सिर्फ एक सेटअप, आपको जनरल सेटअप शो किया हुआ है कि इस तरीके से हम प्रोसेस को कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जा रही है तो यहाँ सर इसका बोलो। मतलब सर वो कॉलम से वो सारा मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता, उसका हॉटनेस सारा एब्जॉर्ब नहीं करता। बच्चे देखो, यहाँ आपको ऐसे दिखा दिया ना कि कोल्ड वाटर सर्कुलेट करके इसको ठंडा कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इज, इसको हम फर्दर कूल डाउन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो Yes, यहाँ sir. जो सेपरेटर लिखा है, सेपरेटर इसलिए लिख दिया कि CO2 यहाँ से निकल रही है बाहर। ओके सर। अगर मैं आपकी बात समझ गया, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ अगर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आ गई, यहाँ आ गई, तो इसके बाद तो इसे गर्म होना चाहिए, राइट? Yes, sir. क्योंकि पानी तो यहाँ सर्कुलेट हो रहा है। पर बच्चे हमें इसको इस तरीके से नहीं सोचना, यहाँ से आगे जब आप लेके जा रहे हो, प्रेशर तो सारा यहाँ लगा दिया जितना जरूरी है, यहाँ से आगे तो मुझे ठंडा ही करते जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर -78 पे मुझे CO2 मिल रहा है, अभी तो मुझे -196 तक जाना है ना, तो आई वुड हैव टू कूल इट डाउन फर्दर, और ठंडा करूंगा। ओके सर, तो सर हमने इसको सर ठंडा किया, सर ठंडा करने के बाद सर हमने इसको मतलब सर जब हमने बॉईल किया तो सर उसके बाद जाके हमको मिला। देखो मेरी बात सुनो अभी सुचिता, एक बार जब आप -196 डिग्री सेल्सियस तक चले भी गए, है ना, तुम्हें लगता है उसके बाद उसको गर्म करने की कुछ जरूरत पड़ेगी? नो सर। सिंपली उसे फ्रैक्शनल कॉलम में जाके छोड़ दो, वो तो रूम टेम्परेचर से भी हीट एब्जॉर्ब कर करके गर्म हो सकता है। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना ठंडा हो जाएगा? थोड़ी ही हीट देनी पड़ेगी आपको, कुछ खास बॉईल नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ वाले से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ यही सोचना है कि इसको फर्दर कूलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे -196 तक जाना है, तभी तो मुझे लिक्विड नाइट्रोजन अलग होके मिलेगा। नहीं तो बच्चे नाइट्रोजन तो गैस की फॉर्म में ही रह गया, वो कैसे अलग करूंगा मैं आर्गन और ऑक्सीजन से, अगर उसको और फर्दर लिक्विड में नहीं कन्वर्ट करने के लिए ठंडा नहीं करूंगा। क्लियर? सर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन सर जो हमने देखा था प्रोसेस सर, उसमें तो सर हम उसको बॉईल करते हैं पहले तो। अभी सुचिता, आई गॉट योर पॉइंट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर बच्चे अगर एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है तो उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यही तो बोला था मैंने, फर्स्ट लाइन मेरी क्या थी कि पेट्रोलियम में तो लिक्विड है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसे लिक्विड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? बॉईल करेंगे तो वो थोड़ी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। हमें उसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सर लिक्विड में। अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको गैस को ठंडा करना पड़ेगा अंडर वेरी हाई प्रेशर। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफैक्शन। तो एयर को हमने लिक्विफाई किया। लिक्विफाई कैसे होगा? अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड कोल्ड टेम्परेचर।
और एयर के जो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं उनके तो बॉइलिंग पॉइंट ही आप देखो कहाँ पहुंचे हुए, -196, -186, -183। तो ऐसा भी नहीं है कि 2-3 डिग्री सेल्सियस माइनस में थोड़ा सा ही ठंडा करना है, बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद आप उन्हें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाल सकते हो, जहां वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस चल पाएगा। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर देन दे विल सेपरेट। क्लियर? यस सर, थैंक यू ऑलराइट, सर। ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चे अब यहां देखो हमारे अलग अलग फ्रैक्शंस निकल गए। वी हैव गॉट डिफरेंट फ्रैक्शंस, ओके, -196, -186, -183। सबसे पहला जो फ्रैक्शन निकलेगा दैट वुड बी लिक्विड नाइट्रोजन, ओके। उसके बाद जो दूसरा फ्रैक्शन निकलेगा वो आर्गन निकलेगा। उसके बाद जो तीसरा फ्रैक्शन निकल रहा है दैट इज ऑक्सीजन। तो बच्चे आपके सारे मेजर कंपोनेंट्स अलग हो गए। इसके साथ आपको ये सॉलिड CO2 भी मिल गया जो ड्राई आइस की तरह यूज होता है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू विल सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अब बच्चे इन डिफरेंट कंपोनेंट्स के अलग अलग यूजेस हैं, इनके अलग अलग यूजेस हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे पहला जो हमें फ्रैक्शन मिला था दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। ऑलराइट, अब अच्छा जब आप नाइट्रोजन गैस की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन गैस कैसे यूज होती है बच्चे? इसका जो सबसे पहला कॉमन यूज है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो हमारे फर्टिलाइजर हैं दे आर मेजर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के मेजर सोर्सेज हैं। ऑलराइट, सो दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। सेकेंडली, नाइट्रोजनस बचे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे TNT है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT, ओके, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ऑलराइट, TNT। तो बच्चे दिस इज अ एक्सप्लोजिव। ये क्या है? एक्सप्लोजिव है। दिस इज अ एक्सप्लोजिव। इसमें भी देखो नाइट्रोजन है। ऐसे बच्चे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन जिनमें होती है, उनको क्या करते हैं हम, उनसे अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड यूज्ड कमर्शियली। इसमें भी नाइट्रोजन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ऑलराइट, तो ये नाइट्रोजन गैस के कुछ कॉमन यूजेस हैं। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, हमें और कौन सी गैस मिली थी? O2, ऑक्सीजन गैस। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन गैस, इसको हम कैसे यूज करते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। इसको फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल की तरह, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। देन you can also use it as you can say a source of ventilation for patients जो हॉस्पिटल्स में हैं। ब्रीदिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, पेशेंट्स को सप्लाई करने के लिए। ऑक्सीजन गैस यूज्ड in hospitals for critically ill patients. फिर बच्चे ऑक्सीजन गैस जो है, हमें तो पता ही यही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे यूज करें? इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में यूज होती है नेचुरली। तो बच्चे ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं डेली लाइफ में ऑक्सीजन के। देन बच्चे यू हैव आर्गन। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट आर्गन गैस, जब आप आर्गन की बात करते हो, आर्गन इज अ नोबल गैस। नोबल गैस और इनर्ट गैस। तो बच्चे इसका जो रिएक्शन होता है बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम रिएक्शन होता है इसका, या ना के बराबर है। तो बच्चे हम इसको कहां यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू फिल incandescent bulbs. It is used to fill incandescent bulbs.
जो बचे पुराने वाले बल्ब्स थे ग्लास वाले, उनके अंदर हम आर्गन गैस को भरते थे, और इससे इसका क्या बेनिफिट होता था, जब बचे इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी बल्ब के फिलामेंट में तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बचे अगर बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका जो फिलामेंट है वो बर्न हो जाता था और फ्यूज हो जाएगा बहुत जल्दी। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता था, आर्गन उसमें फिल कर देते थे, तो टेम्परेचर चाहे बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए तब भी आपका फिलामेंट बर्न नहीं होता था। इट इज यूज्ड टू फिल इनकैंडेसेंट बल्ब्स टू प्रिवेंट fusing of filaments. ठीक है, तो आर्गन को हम इस तरीके से यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ये बचे कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शंस निकलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से, उनके कुछ कॉमन यूजेस हैं। ऑलराइट, उसके बाद बचे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट प्रोसेस। Alright, we'll be moving on to the next step or the next process. How can we obtain pure copper sulfate from an impure sample? तो बच्चे यहां कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, यहां यूज हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन। यहां कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, यहां प्रोसेस यूज हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चे क्रिस्टलाइजेशन हम कॉमनली यूज करते हैं सॉल्ट्स की प्यूरिफिकेशन में। इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई इम्प्योर सैंपल्स ऑफ सॉल्ट। ओके, तो इसके अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर बच्चे आपके पास कभी भी कोई इम्प्योर सैंपल है सॉल्ट का, जैसे बच्चे यहां कॉपर सल्फेट बोला गया है, कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, तो बच्चे हम क्या करेंगे, वी विल यूज प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बच्चे जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं यू गेट क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल्स जो होंगे दे विल बी प्योर सॉल्ट। ऑलराइट, तो बच्चे जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज जो हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैं वो अलग हो जाती हैं। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ व्हाट यू कैन डू। प्यूरिफाई सॉल्ट्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज। तो बच्चे इसमें हमने एग्जांपल लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का। अब बच्चे इसको करने के कुछ स्टेप्स हैं। व्हाट यू हैव टू डू, वी विल बी टेकिंग अ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। टेक approximately 5 gram of impure sample of copper sulfate in a China dish. चाइना डिश में हम क्या करेंगे, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट का सैंपल लेंगे। देन व्हाट यू विल डू, डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इसको क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे इन मिनिमम अमाउंट। उसके बाद क्या करेंगे, वी विल फिल्टर द इम्प्योरिटीज। तो बच्चे जो इम्प्योरिटीज फिल्टरिंग से अलग हो सकती है उनको अलग कर देंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो आपने सोल्यूशन फिल्टर किया है इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे। वी विल इवेपोरेट द वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो दैट यू विल गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। हीटिंग पे आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चे, कवर द सोल्यूशन विद फिल्टर पेपर and leave it undisturbed at room temperature to cool down slowly for a day. इसको आप क्या करोगे बच्चे, ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे। सो बच्चे once you leave it for a while to cool down, इसमें एक दिन लिखा हुआ है तो इसको आप मान लो कि 10-12 घंटे छोड़ना है। So once it cools down itself slowly and naturally, what we will get, we will get crystals of copper sulfate. What is going to happen, you are going to get crystals of copper sulfate in the China dish. अब बच्चे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, this process is known as crystallization. This process is known as crystallization. तो बच्चे क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, हम जो सॉल्ट्स हैं उसके क्रिस्टल्स बना रहे हैं ताकि उसमें इंप्योरिटीज को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें।
ओके, अब बच्चे क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है, हम इसको कहाँ यूज करते हैं? विल बी जनरली यूजिंग इट टू प्यूरिफाई सॉलिड सॉल्ट्स। तो सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। देखो जो सी वाटर से हमें नमक मिलता है उसमें भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, आप उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते खाना बनाने के लिए या और पर्पसेस के लिए। तो बच्चे व्हाट वी डू इज वी हैव टू प्यूरिफाई इट। और प्यूरिफाई आप कैसे करोगे? बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे और उसमें से इंप्योरिटीज को क्या कर देंगे? रिमूव करेंगे। ऑलराइट, सॉल्ट का आप क्या करोगे? सॉल्ट का आप कह सकते हो एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओगे, leave it for some time, let it cool down naturally, on cooling it will form pure crystals of sodium chloride। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? सॉल्ट्स को प्यूरिफाई कर सकते हो। हाँ जी, अभी सुचिता। सर हमने जैसे जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को सर जो हमने इवेपोरेट किया तो सर सर जो हमारा तो फिर कॉपर ही बच जाएगा, तो सर फिर इसको क्रिस्टलाइजेशन में क्यों मतलब हम कर रहे हैं प्रोसेस को फिर? बेटा हम इवेपोरेशन जो मैं कह रहा हूं ना आपको, हम इसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ऑलराइट, यहाँ एक्चुअली देखो यहाँ क्या लिखा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन लिखा है ना। यस सर। आपने 5 ग्राम को पानी में मिलाया, उसके बाद हमने क्या किया? उसे फिल्टर कर लिया, उसमें जो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं एक बार के लिए रिमूव हो गए। अब उसमें और भी इंसॉल्युबल या कोई और उसमें इंप्योरिटीज हो सकती हैं जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन से नहीं रिमूव हो रही। तो हम क्या करेंगे? उसको हीट करके कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, उसको ठंडा होने देना। क्लियर? ओके सर। ऑलराइट, ये नहीं सोचना कि बिल्कुल ड्राई कॉपर सल्फेट बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन लिख दिया इन्होंने, यू कैन से यू विल ऑब्टेन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ना। दिस इज व्हाट वी कैन डू विद सॉल्ट्स आल्सो। बच्चे अगर आपके पास नमक है जैसे NaCl, उसको प्यूरिफाई करना है, इम्प्योर सॉल्ट के सैंपल को पानी में मिलाओ, उसको फिल्टर कर दो, उसमें सैंड वगैरह अलग हो जाएगी। उसके बाद आपको उसके प्योर क्रिस्टल्स चाहिए तो आप क्या करोगे? आप उसको हीट करोगे, यू विल गेट अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, फिर उसको ठंडा होने दोगे, फिर आप उससे क्या कर सकते हो? फिल्टरिंग से प्योर क्रिस्टल्स ऑफ NaCl अलग कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब अच्छा, देयर आर सर्टेन रीजंस व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज कंसिडर्ड बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। देखो यहाँ बताया हुआ है कि सिंपल इवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक को बेटर क्यों कंसिडर किया जाता है। अब अच्छा, इट माइट बी ड्यू टू रीजन दैट सम मेटल्स, सॉरी नॉट मेटल्स, सम सॉलिड्स दे विल डीकंपोज। वो क्या हो जाएंगे? वो डीकंपोज हो जाएंगे। या अगर आप शुगर को देखो, दे मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। अगर आप बच्चे कभी शुगर को देखो, शुगर को अगर आप गर्म करो तवे के ऊपर तो थोड़े टाइम बाद ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि उसमें कार्बन होता है एंड इट बर्न्स। तो बच्चे ये क्रिस्टलाइजेशन का मेथड आप कहाँ यूज कर सकते हो? आप इसको उन जगहों पे यूज कर सकते हो कॉमनली जहां डिस्टिलेशन और प्रोसेस नहीं हो सकता, तो हम उसमें क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे। क्लियर? ओके, देखो क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी अगर आप इनको प्यूरिफाई भी कर लो, उसके बाद भी अगर आप देखो सम इंप्योरिटीज, उसके बाद भी कुछ इंप्योरिटीज जो हैं डिसॉल्व रहेंगी सॉल्यूशन में। ऑन इवेपोरेशन these contaminate the solid। कुछ की बचे आप अगर फिल्ट्रेशन कर लो, उसके बाद भी कुछ इंप्योरिटीज जो हैं सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व रहेंगी, तो बच्चे उनको अलग करने का क्या तरीका है? उनको क्रिस्टलाइजेशन से ही अलग कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो देखो ये हम एप्लीकेशन कमर्शियली कहाँ देख रहे हैं इसकी. इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. इट इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम. एलम को अलग करने के लिए यूज होता है, फिटकरी. ठीक है. So this is used in purification of salt that we get from seawater and separation of crystals of alum. तो जनरली बच्चे जो प्यूरिफिकेशन है उसकी वजह से आपको प्योर सॉल्ट्स मिलते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. हाँ जी रितन जी. सर अगर सॉल्यूशन वाटर सॉल्ट एंड शुगर का होगा तो सर उसे क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कैसे निकालेंगे? देखो बच्चे यहाँ एक चीज ये याद रखनी है, आप जब भी कोई टेक्निक उठाते हो है ना, तो हमें ये भी सोचना है कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और क्या ये टेक्निक उसके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं. इसमें कोई गेस वर्क नहीं लग सकता कि अगर ये मिक्सचर है तो ये करेंगे तो क्या होगा, ऐसे नहीं होता. ठीक है ना. पर हाँ एक चीज और है, अगर शुगर और वाटर और सॉल्ट है तो बच्चे सॉल्ट का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है ना वो शुगर के मुकाबले बहुत ज्यादा है. तो इसमें एक चीज हम कर सकते हैं कि दोनों का जो मिक्सचर है उसका पहले कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना लिया जाए हीट करके. उसके बाद आप थोड़ा सा उसमें प्योर शुगर का जो क्रिस्टल है वो डालो, तो क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन किसकी होगी, यू विल गेट क्रिस्टलाइज्ड शुगर. और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व रह जाएगा, शुगर क्रिस्टलाइज होके बाहर आ जाएगा. फिर आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे, फिल्टर पेपर के ऊपर आपको शुगर क्रिस्टल मिल जाएंगे, नमक जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में आगे निकल जाएगा. फिर आप उसको बॉईल करो, पीछे सॉल्ट रह जाएगा. ओके क्लियर? यस सर. ओके चलो अब बच्चे हम आगे चलेंगे. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर दैट इज सप्लाइड टू आवर होम्स. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट वाटर विच इज सप्लाइड टू आवर होम्स, वाटर के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं जो हमें ग्राउंड से मिलेगा या ओपन सोर्सेस से मिलता है, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं. तो बच्चे उसकी बेसिक प्यूरिफिकेशन जो है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है ताकि उसको एक बार हम घर पे यूज कर सकें. पर बच्चे वो पानी फिर भी पीने के लायक नहीं होता, इसलिए हम आरओ यूज करते हैं घर में. अदरवाइज जो कॉर्पोरेशन का पानी आता है हम उसको वॉशिंग, बेदिंग पर्पस, कपड़े धोने के लिए, पौधों को देने के लिए, वो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. पर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमें आरओ वाटर चाहिए होता है, इसलिए हम आरओ फिल्टर लगाते हैं घर पे. तो बच्चे इसका जो बेसिक सेटअप है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक सेटअप. सबसे पहले बच्चे रेजर्वॉयर. रेजर्वॉयर के अंदर हमने क्या किया, वी कलेक्ट वाटर, वाटर इज कलेक्टेड हियर. देन दिस रेजर्वॉयर, इसमें से पानी आगे जाएगा इनटू सेडिमेंटेशन टैंक. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेडिमेंटेशन? अच्छा सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है? सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बचे जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको आगे लेके जाएंगे लोडिंग टैंक में. अब बच्चे लोडिंग टैंक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप हो रहा है बच्चे. वंस सेडिमेंटेशन अकर्स, जब एक बार सेडिमेंटेशन हो जाती है उसके बाद भी पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे लाइट पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, वो अपने आप खुद सेटल नहीं होते. तो हम उन्हें जब लोडिंग टैंक में भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें किसी केमिकल की मदद से क्या करेंगे, हैवी करके सेडिमेंट करेंगे. इस प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग. तो लोडिंग में जनरली हम क्या करते हैं बच्चे, लोडिंग टैंक में हम क्या ऐड करते हैं, एलम. इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एलम. अब बच्चे जब आप एलम ऐड करोगे लोडिंग टैंक के अंदर, ये एलम क्या करता है, फाइनर पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होकर उन्हें हैवी कर देता है. और जब वो पार्टिकल्स हैवी हो जाएंगे दे विल इजीली सेटल डाउन. सो दिस इज व्हाट इज डन इन लोडिंग टैंक. फिर बच्चे उसको फिल्ट्रेशन के लिए भेजेंगे फिल्ट्रेशन टैंक में. अगर आप बच्चे इसमें नोटिस करो देयर आर डिफरेंट लेयर्स.
फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। और बच्चे ये जो लेवल्स हैं, ये लेयर्स हैं, ये आपको सॉइल के अंदर भी दिखती हैं। सॉइल प्रोफाइल अगर देखोगे, सबसे ऊपर आपको फाइन सैंड दिखेगी, फिर ग्रेवल दिखेगी, सबसे नीचे कोर्स ग्रेवल होती है। तो बच्चे हम उसी की तरह रेप्लिकेट करते हुए फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर ये अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। अब बच्चे ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, पानी इनमें से जब नेचुरली पास होगा तो फिल्ट्रेशन हो जाएगी उसकी। उसके बाद वो पानी कहाँ जाता है? क्लोरीनेशन टैंक। अब अच्छा, क्लोरीनेशन टैंक के अंदर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड। इसमें क्या ऐड करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। अब अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो बच्चे क्लोरीन रिलीज होती है। दिस क्लोरीन विल किल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो दिस इज द यूटिलिटी। जैसे अगर हम स्विमिंग पूल वगैरह में भी जाते हैं तो वहां कांस्टेंट स्टेरिलाइजेशन होती है, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में बच्चे जो क्लोरीन होती है वो क्या करती है? वो जर्म्स को मारती है। सो वंस दिस हैपेंस वी देन सप्लाई इट टू होम्स। वी नीड टू स्टिल रिमेंबर इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं सॉल्युबल, वो तब भी रह जाएंगे। इसलिए हम आरओ यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, पीने के पानी के लिए और खाना पकाने के लिए। उस पानी को आप यूज नहीं कर सकते पीने और खाना बनाने के लिए। इट वुड बी हार्मफुल फॉर यू। ठीक है? सो दिस इज हाउ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स वर्क। इज दिस क्लियर? सबको ये समझ आ गया? ऑलराइट, चलो ओके। सो बच्चे आज हम यही रुकेंगे। वी विल स्टॉप हियर। वी आर स्टिल लेफ्ट विद सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। इसमें आ गया है बच्चे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। और एक और इसमें छोटा सा टॉपिक है बच्चे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे। एंड वंस वी फिनिश दिस टॉपिक, उस दिन फिर हम एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे? हाँ जी, अभी सुचिता। सर जो सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो इवेपोरेशन से तो सर जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं सर वो रिमूव नहीं होते। तो इसका मतलब सर जो हमको फिर उससे सर जो हमको सॉल्ट मिलता है सर उसमें इम्प्योर सब्सटेंसेस भी सर होते हैं। हाँ जी, तो बच्चे हम उसको डायरेक्टली यूज थोड़ी करते हैं, उसको इंडस्ट्री में भेजते हैं रिफाइनिंग के लिए। ओके सर। जो बच्चे समुद्र के किनारे से आपको नमक मिलता है, वो तो एक अभी इम्प्योर होता है ना, उसमें तो नमक के साथ साथ सैंड, पता नहीं क्या क्या चीजें मिक्स है। तो उसको हम उठा के फिर इंडस्ट्री भेजते हैं रिफाइनिंग के लिए, जहाँ क्रिस्टलाइजेशन होती है, उसमें आयोडीन ऐड होता है और बहुत कुछ है। तो बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है उसकी। ओके सर। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? एनी अदर डाउट? नो हाँ जी सर। नितिन जी। सर वो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बोल रहा था, क्योंकि सर लास्ट वीक में मींस इसी लास्ट मंथ में पीटी2 स्टार्ट होने वाला है। हाँ जी, सर लास्ट मंथ ऑफ सितंबर से पीटी2 स्टार्ट होने वाला है हमारा। लास्ट वीक में। यस सर। ओके सर उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, ऑलराइट। आपका सिलेबस क्या है? सर टर्म 1। पूरा टर्म 1? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। ओके ओके बच्चे, I'll try to share some questions with you so that you can then go on and practice them. But please आप भी अपने आप रिवाइज करते रहिएगा जरूर, क्योंकि आई थिंक हमने इससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वी स्टार्टेड अप विद दिस मैटर अराउंड अस प्योर, ये हमने स्टार्ट किया था। ठीक है ना? ओके, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे जब नवंबर से पहले तो एक बार टर्म 1 का सारा सिलेबस हम रिवाइज कर डालें। So gradually we will be sharing some questions with you also, so that you can then appear and practice for tests. हाँ जी वैदेही। Sir, I wanted to ask, sir, please can you send the notes for the last class as I was absent? You were not present in the last class? No, sir. Okay, all right. I'll just send this across in the group, and class plus जो अपना maths online Bathinda app है
वहां भी मैं डाल दूंगा। ठीक है Okay, sir. बच्चे, Thank you, sir. वेलकम बेटा। हाँ जी एकार्थ। Sir, can we revise force and laws of motion after this chapter? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कर लेंगे Yes, स्टार्ट sir. बेटा। हमने इससे पहले मोशन का चैप्टर किया है ना रिवीजन, मोशन हो गया है, तो इसके बाद हमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ही करना है। विल बी पिकिंग अप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर आने हैं, वो कर लेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इसके बाद पिक कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग दी सेशन हियर।